वेलकम टू रहस्य फाइल्स, जहां मैं बॉनी टॉनी सुनाते हैं आपको एक नई हॉरर स्टोरी हर हफ्ते थर्सडे को। तो अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे भेजें इस ईमेल पर। मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम वेंकट है और मैं आंध्र प्रदेश के देवीपट्टनम गांव में बड़ा हुआ हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 13 साल का था। देवीपट्टनम गोदावरी नदी के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। दिन में ये जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती है, रात होते होते उतनी ही सुनसान और डरावनी लगने लगती है। हमारा घर गांव के बिल्कुल आखिर में था और उसके पीछे कुछ ही दूर से घना जंगल शुरू हो जाता था। बचपन से ही मैं उन्हीं पेड़ों, उन्हीं कच्चे रास्तों और गोदावरी के ठंडे किनारों के बीच खेलते खेलते बड़ा हुआ था। मेरी माँ की मौत मेरे जन्म के समय ही हो गई थी, इसलिए मुझे कभी माँ का प्यार भी नहीं मिला और मुझे ठीक से उनकी शक्ल भी याद नहीं। मेरे परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरे पिता श्रीनिवास और मेरे दादाजी भास्कर राव। हमारे पास गांव में अपने खेत हुआ करते थे। मेरे पिता बहुत मेहनती आदमी थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब वो शाम को घर लौटते तो उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अकेलापन भी नजर आता। बचपन में मैं इस बात को इतना समझ नहीं पाया था, लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है कि माँ के जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा अकेले ही गुजार दिया था। शायद इसी वजह से जब माधवी हमारे जिंदगी में आई तो मैंने पहली बार अपने पिता को इतना खुश देखा। माधवी जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती से आई थी। माधवी ज्यादा बात नहीं करती थी और हमेशा धीमी आवाज में मुस्कुराहट के साथ जवाब देती थी, और हमें पता ही नहीं चला कब माधवी हमारे घर का एक हिस्सा बन गई। उसने बड़ी ही सहजता के साथ हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी सर ले ली थी। वो मेरे पिता के लिए खाना बनाती, कई बार घर की सफाई कर देती और दादाजी को वक्त पर दवाइयां भी दे देती। मुझे अब भी याद है कि गांव के लोग माधवी को देखकर अक्सर एक पल के लिए रुक जाया करते थे। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल हुआ करते थे जिसमें वो अक्सर गजरा लगाया करती थी, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेती। सच कहूं तो मुझे शुरू में माधवी बहुत पसंद थी। वो मेरा ख्याल रखती, घर में मेरे पसंद का खाना बनाती, और मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा परिवार पूरा हो गया है। पर घर में एक इंसान था जो माधवी के आने के बाद से पहले से भी ज्यादा खामोश हो गया था। वो थे मेरे दादाजी। पहले मुझे लगा कि शायद उन्हें माधवी का पापा के इतने करीब आना पसंद नहीं था। आखिर वो पुराने ख्यालात के व्यक्ति थे और गांव में लोग इस बारे में चर्चा भी करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा था कि बात बस इतनी सी नहीं है। जब भी माधवी मेरे कमरे में आती, दादाजी अचानक चुप हो जाते। जब वो खाना परोसती तो दादाजी 2 निवाला खाकर उठ जाते। मैंने कई बार देखा था कि वो माधवी को नहीं, माधवी की परछाई को देख रहे हैं। शाम को जब आंगन में तेल के दिए जलते थे और सबकी परछाइयां दीवार पर पड़ती थी, दादाजी की नजर अक्सर माधवी के साए पर टिकी होती थी। एक शाम को मैंने पूछ ही लिया, दादाजी आप क्या देख रहे हो? उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे नजर हटा ली। लेकिन उस रात मैंने भी एक बात नोटिस की। जब माधवी रसोई घर से निकलकर आंगन की तरफ बढ़ी तो उसकी परछाई हम सब की परछाई से कुछ अलग नजर आई। माधवी तो आगे बढ़ गई थी, लेकिन उसकी परछाई जैसे एक पल और वहीं ठहरी हो। मैं उस वक्त बच्चा था तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने दादाजी की तरफ देखा तो उनका चेहरा पहले से भी ज़्यादा सफ़ेद पड़ चुका था। उस रात खाना खाते वक्त दादाजी ने माधवी का दिया हुआ एक भी निवाला नहीं खाया। उस रात मैंने दादाजी के चेहरे पर माधवी के लिए कोई नफरत नहीं देखी थी। उस रात मैंने दादाजी के चेहरे पर माधवी के लिए डर देखा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, पर धीरे धीरे हमारे घर में चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। सबसे पहले दादाजी पर असर दिखा। पहले वो सुबह उठकर आंगन में बैठ जाते थे, गांव के लोगों से बातें किया करते थे और शाम को रेडियो सुनते हुए वक्त गुजारते थे। लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। उनकी भूख भी लगभग खत्म हो चुकी थी। कई बार माधवी उनके लिए खाना लेकर जाती, पर वो 4 निवाला खाकर ही अपनी थाली हटा के रखते थे। दादाजी खाना नहीं खाने की वजह से धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गए थे। पापा को ऐसा लग रहा था कि बढ़ती उम्र के साथ साथ शायद उनकी तबीयत खराब रहती है, लेकिन मुझे लग रहा था कि बात कुछ और ही है। उसी दौरान हमारे घर में एक अजीब सी बदबू रहने लगी थी। पहले मुझे वो अजीब सी बदबू कभी कभी आती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि उसने हमारे घर में डेरा जमा लिया हो। उस बदबू को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो जंग लगे हुए लोहे की बदबू थी। उसमें से किसी चीज की सड़ने की बदबू भी आती थी। मैं ठीक से बयां नहीं कर सकता, पर पापा और मैंने कई बार घर को साफ करने की कोशिश की थी, पर वो बदबू हमारे घर से जा ही नहीं रही थी। सबसे अजीब बात, ये बदबू सिर्फ रात को आती थी। दिन में ये लगभग गायब रहती थी, लेकिन रात होते ही वो बू वापस आ जाती। उस वक्त मुझे ऐसा लगने लग गया था कि हमारे घर में कुछ तो गलत हो रहा है।
उस दौरान हर रात एक और चीज़ होती थी जो मुझे बिल्कुल बेचैन कर देती। हर रात ठीक 2 बजे मेरी आँख खुल जाती थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता था मेरे साथ। ना तो मैंने कोई सपना देखा होता था, ना ही मुझे किसी ने जगाया होता था, लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुलती मुझे छत पर किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। हमारे घर की छत पुराने मिट्टी की टाइल से बनी हुई थी, इसीलिए जब भी कोई ऊपर चलता तो उसकी आवाज़ साफ साफ नीचे सुनाई देती थी। पहले कुछ रात तो मुझे लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन हर रोज़ सुनते सुनते मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये आवाज़ बिल्ली की नहीं थी। ये आवाज़ सुन के लगता था कि जैसे कोई इंसान नंगे पैर छत पर चल रहा हो। उसकी रफ्तार हमेशा एक जैसी ही महसूस होती और हमेशा ऐसा लगता कि वो एक ही दिशा में चल रही हो। कई बार वो आवाज़ मेरे कमरे के बिल्कुल ऊपर आकर रुक जाती थी और फिर उसके बाद मेरे कमरे में कुछ पल के लिए इतनी खामोशी हो जाती कि मुझे सिर्फ अपने सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती थी। फिर वो आवाज़ धीरे धीरे दूर चली जाती। मैं कई रात डर के मारे कंबल को अपने सर तक ओढ़े हुए वहीं बिस्तर पर पड़े रहता था और सुबह होने का इंतज़ार करता रहता था। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। उस रात मेरी नींद किसी अजीब से खरोशने की आवाज़ से खुल गई। पहले मुझे लगा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे को अपनी नाखूनों से खरोच रहा हो। मेरी नींद मानो एक पल में उड़ गई हो। मैं उठकर बैठ गया और कुछ देर तक उस आवाज़ को बस सुनता रहा। फिर हिम्मत करके मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और की होल से झांकने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ आंगन में फैली हुई गोदावरी की धुंध नजर आ रही थी। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि मेरी आंखें दरवाजे की हैंडल पर पड़ी। हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था। मुझे लगा कि बाहर कोई खड़ा दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर तो कोई था ही नहीं। डर के मारे मेरा शरीर वहीं अकड़ गया था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं पुतले की तरह खड़ा रहा। फिर अचानक वो हैंडल हिलना बिल्कुल बंद हो गया और उसी वक्त मुझे घर के दूसरे हिस्से से किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी इतनी धीमी थी कि पहले मुझे लगा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन फिर मुझे वो हंसी दोबारा सुनाई दी। लेकिन फिर मुझे वो हंसी दोबारा सुनाई दी। इस बार वो किचन की तरफ से आ रही थी। मैं न जाने किस हिम्मत से कॉरिडोर में निकला और धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगा। पूरे घर में घूप अंधेरा था, बस चांद की रोशनी की वजह से घर में हल्का हल्का उजाला था। मैं दबे पांव किचन तक पहुंचा और अंदर झांका। मुझे किचन के अंदर जो नजर आया वो देखकर पता नहीं क्यों पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंधेरे कोने में माधवी खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना हिल रही थी ना मुड़ रही थी। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। पहले मुझे लगा कि शायद नींद में चल रही होगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से बात कर रही है या शायद किसी को जवाब दे रही है, लेकिन उस कमरे में उसके अलावा कोई था ही नहीं। मैं कुछ समझ पाता या उसे आवाज़ लगा पाता उसके पहले ही वो अचानक से रुक गई और मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरी मौजूदगी को महसूस कर ली है। मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना डर गया था। मैं किसी तरह वहाँ से दबे पांव भागते हुए अपने कमरे में वापस आ गया और मुझे लगने लगा था कि दादाजी शायद शुरू से ही सही थे। हमारे घर में शायद कुछ ऐसा आ चुका था जो इंसानी नहीं था। उस रात के बाद मैं कुछ ज़्यादा सतर्क रहने लगा था। मुझे समझ आ गया था कि हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा था वो किसी न किसी तरह से माधवी से संबंधित था। मैंने कई बार अपने पापा को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन सबूत ना होने की वजह से पापा ने मेरी कोई बात नहीं मानी। दादाजी की हालत अब लगातार बिगड़ते जा रही थी। उनका ज़्यादातर वक्त अब बिस्तर में ही गुजरता था और उनकी आंखों में पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर नजर आता था। हर रात की तरह उस रात भी मेरी आंख 2 बजे के आसपास खुल गई। पहले मुझे लगा कि मुझे वापस से किसी के छत पर चलने की आवाज़ आ रही है। फिर वो आवाज़ कुछ देर तक के लिए मेरे कमरे के ऊपर आकर रुक गई। मेरे पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने पहले तो इस आवाज़ को गौर से सुनने की कोशिश की और जब मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया तो मुझे लगा कि जो कुछ भी था चला गया होगा और मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की मुझे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो वही हंसने की आवाज़ थी जो मुझे कुछ रात पहले सुनाई दी थी। पहले तो बहुत हल्की और धीमी धीमी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई घर के दूर किसी कोने में बैठकर हंस रहा हो। पर जब भी मैं इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता वो आवाज़ बंद हो जाती। फिर मुझे वो हंसी दोबारा सुनाई दी, इस बार थोड़ी साफ। मुझे वो आवाज़ आंगन की तरफ से सुनाई दी। मैंने कंबल हटाया और धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा। फिर वो हंसी मुझे तीसरी बार सुनाई दी।
इस बार मुझे समझ नहीं आया कि ये आवाज़ घर के बाहर से आ रही है या घर के अंदर से। बस इतना महसूस हुआ कि वो मेरे बहुत करीब है। ये मेरे साथ दूसरी बार हो रहा था कि मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। मैंने अपने कानों को अपने हाथों से ज़ोरों से बंद किया और सोने की बहुत कोशिश की, पर मुझे रात भर वो आवाज़ आती रही, कभी दूर से कभी पास से। उस रात के बाद से मानो कि वो हंसी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हो। वो आवाज़ मुझे हर रात को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन आज भी जब मुझे वो हंसी याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, उस हंसी की आदत तो मुझे हो गई थी, पर दिन ब दिन दादाजी की तबीयत और भी ख़राब होने लगी थी। उनका शरीर हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। अब वो खुद से उठकर ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे। कई बार तो उनकी आंखें बस खुली रहती थी, पर वो किसी से भी एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। उनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, जैसे कि वो रात को सोते नहीं हो। पापा लगातार डॉक्टरों और वैद्यों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई ठीक ठीक बता नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। मुझे अब भी याद है कि उस दौरान घर के अंदर की हवा ही बदल गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि पूरा घर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। और फिर एक रात वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। हर रात की तरह उस रात भी मेरी आंख दोबारा खुल गई। मैंने महसूस किया कि कमरे में बहुत ठंड है। पहले मुझे लगा कि शायद बारिश हुई होगी, इसीलिए गोदावरी नदी से ठंडी हवा आ रही होगी। लेकिन फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी दादाजी के कमरे के पास से। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे दादाजी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हो, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। मैं तुरंत बिस्तर से उठ गया। मैं भाग के कॉरिडोर में गया और मैंने महसूस किया कि वो सड़ी हुई बदबू कुछ ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ दादाजी की फिक्र थी। मैं भागते हुए उनके कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर जो मैंने देखा वो देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दादाजी पलंग पर सीधा लेटे हुए थे। उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी और वो सीधा छत की तरफ देख रहे थे। वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर लकवे से जकड़ गया है। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उनका दम घुट रहा है। और उनके ठीक पास माधवी खड़ी थी। वो पलंग के बिल्कुल करीब खड़ी थी और उसका पीठ मेरी तरफ था। पहले मुझे समझ नहीं आया कि माधवी आखिर कर क्या रही है। फिर मैंने देखा कि उसके पैरों के पास एक गहरी परछाई हो। माधवी के स्थिर खड़े रहने के बावजूद वो परछाई अपने आप हिल रहा था। वो देखकर मेरा गला सूख गया। मैं वहीं खड़ा उस मंजर को देखता रहा। अगले ही पल मैंने देखा कि वो काला साया माधवी के शरीर से निकलकर धीरे धीरे दादाजी की तरफ बढ़ रहा था। वो साया फर्श पर रेंगता हुआ पलंग की तरफ गया और दादाजी के चेहरे को धीरे धीरे ढकने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई काली धुंध उनके मुंह और नाक के आसपास जमा हो रही हो। दादाजी की सांसें और तेज हो गई थी। उनकी आंखों में साफ साफ डर नजर आ रहा था। और फिर मुझे एहसास हुआ कि उस कमरे में जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से दादाजी की सांसें कमज़ोर पड़ती जा रही थी, जैसे कोई उनके अंदर से उनकी हवा खींच रहा हो, जैसे उनकी अंदर की ज़िंदगी उनसे धीरे धीरे अलग की जा रही हो। मैं डर के मारे कुछ पल वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर मेरी नज़र दादाजी के पास रखी टॉर्च पर पड़ी। न जाने किस हिम्मत से मैं दादाजी की ओर बढ़ा और वो टॉर्च उठाकर सीधा वो रोशनी माधवी के चेहरे पर डाल दी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी माधवी पर पड़ी वो अचानक मेरी तरफ मुड़ गई। उसका चेहरा देखते ही मेरी सांस अटक गई हो मानो। उसकी आंखों की जगह आंखें थी ही नहीं। टॉर्च की सफ़ेद रोशनी में मुझे सिर्फ 2 काले गड्ढे नजर आ रहे थे। उसके कोनों के 2 दांत बहुत बड़े थे। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही पापा दौड़ते हुए कमरे में आ गए। वेंकट! पापा ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरी टॉर्च की रोशनी का पीछा करते हुए माधवी को देखा। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। मैंने पहली बार पापा के चेहरे पर डर देखा था। माधवी! पापा के मुंह से बस इतना ही निकला, लेकिन माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी, कमरे के सबसे अंधेरे कोने की तरफ। और जैसे जैसे वो अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी उसका शरीर मुझे बदलता हुआ नजर आ रहा था। पहले मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है। उसकी परछाई दीवार पर कई फीट लंबी नजर आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चल कर पीछे जा रही हो। ऐसा लग रहा था कि जमीन पर उसके पांव तैर रहे हो। कुछ ही पलों में वो अपनी कदकाठी से कई लंबी हो चुकी थी। पापा ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया। कमरे का तापमान कुछ और गिर गया था। माधवी ने पहली बार हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरती नजर आई, जैसे कि वो हम सब पर हंस रही हो। मेरा खून जम गया। ये वही हंसी थी जो मुझे कई रातों से सुनाई दे रही थी, कभी रसोई से, कभी आंगन से, कभी घर के किसी कोने से। मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया था कि इतने दिन से हमारे घर में इतना कुछ जो चल रहा था ये सब की वजह माधवी थी। पापा उसे बस घूरे जा रहे थे। उनके चेहरे पर डर था
उन्हें शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। माधवी, उन्होंने एक बार फिर से कहा। माधवी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया और अगले ही पल वो नीचे झुक गई, इतना नीचे कि उसके दोनों पैर और हाथ जमीन को छू रहे थे, जैसे कोई जानवर शिकार पर झपट्टा मारने से पहले झुकता है। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ टेढ़ी हो गई। वो इंसानों की तरह नहीं भागी, वो हाथों और पैरों पर रेंगती हुई खिड़की की ओर बढ़ गई। उसने खिड़की की लकड़ी पर अपने हाथ रखे और एक लंबी छलांग मारकर हमारे घर से बिल्कुल गायब हो गई। मैं और पापा दौड़कर खिड़की तक पहुंचे। बाहर गोदावरी की तरफ से घनी धुंध उठ रही थी। धुंध के बीच मुझे एक पल के लिए उसकी लंबी सी परछाई जंगल की तरफ भागती हुई नजर आई और फिर वो भी अंधेरे में गायब हो गई। मैं और पापा तुरंत दादाजी को लेकर अस्पताल पहुंचे। दादाजी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ना किसी को पहचान पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। डॉक्टरों ने उनकी जांच की, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। किसी ने कहा कि उम्र की वजह से शायद उनका शरीर जवाब दे रहा है, तो किसी ने कहा कि शायद कोई दुर्लभ बीमारी है। लेकिन मैं जानता था कि सच क्या है, और अब पापा भी जानते थे। माधवी की गायब हो जाने के बाद भी घर का माहौल बिल्कुल नहीं बदला था। वो लोहे की और पुरानी सड़न की बदबू अब तक हमारे घर में थी। रात होते ही घर के अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता था। ऐसा लगता था जैसे घर में अभी भी कोई चीज मौजूद हो, बस नजर नहीं आ रही हो। दादाजी अब भी हॉस्पिटल में एडमिट थे और 2 दिन के बाद पापा अपने दोस्त नरेश अंकल को घर लेकर आए। नरेश अंकल और पापा साथ साथ ही बड़े हुए थे। वो गांव के उन चंद लोगों में से थे जो जंगल के अंदर जाने से डरते नहीं थे। नरेश अंकल आसपास के जंगल के बारे में और उनकी कई सारी कहानियों के बारे में काफी कुछ जानते थे। पापा ने मुझे नरेश अंकल के पास बिठाया और किचन में पानी लाने चले गए। नरेश अंकल मुझसे स्कूल के बारे में पूछ रहे थे और बात करते करते अचानक चुप हो गए। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उन्हें दीवारों की तरफ देखते हुए देखा था। क्या हुआ अंकल? मैंने पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठकर दीवार की तरफ जाने लगे। दीवार के कोनों पर कुछ काले निशान बने हुए थे। पहली नजर में तो वो साधारण से मैल या फिर धुएं के दाग लग रहे थे, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि ये दाग तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं थे। वो काले दाग दीवार के कोनों से शुरू होकर सीधा ऊपर की तरफ जा रहे थे। इतनी देर में पापा भी बाहर आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ नरेश, क्या देख रहा है? नरेश अंकल ने छत की तरफ इशारा किया। पापा ने ऊपर की तरफ देखा। वो निशान किसी डरावने पेड़ की शाखाओं की तरह थी। पापा अचंभित थे। ये निशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। पापा ने नरेश अंकल को हमारे घर के बारे में सब कुछ बता दिया था। नरेश अंकल ने कहा, तुमने ये निशान पहले इसलिए नहीं देखा क्योंकि ये निशान पहले थे ही नहीं। क्या मतलब? नरेश अंकल ने अपना हाथ पापा के कंधे पर रखते हुए कहा, श्रीनिवास, तुम लोगों को लग रहा है कि वो चीज़ तुम्हारे घर से चली गई है। पापा चुप थे। मैं बस नरेश अंकल की तरफ देख रहा था। मेरी आंखों में डर था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि माधवी जो कोई भी थी उससे हमें छुटकारा मिल गया था। नरेश अंकल ने कहा, नहीं श्री, ऐसी चीज़ें आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। पापा ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? नरेश अंकल ने आंगन की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि ऐसे निशान मैंने पहले देखे हैं। गांव के कई लोग उनके बारे में कई सारी बातें बनाते थे, क्योंकि कई सालों से उनका ध्यान साधना और पूजा पाठ में कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। नरेश अंकल ने कहा कि इन सवालों के जवाब के लिए हमें जंगल के अंदर जाना होगा। नरेश अंकल को इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम था, क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। पापा पहले तैयार नहीं थे। दादाजी अब भी हॉस्पिटल में थे और उनकी हालत में कुछ खास सुधार नहीं आया था। लेकिन नरेश अंकल ने सीधा कह दिया कि अगर हमें जवाब चाहिए तो वो हमें गाँव के अंदर से नहीं मिल सकता था। रात होने के कुछ देर बाद हम तीनों मिलकर मारेडो मिल्ली के जंगलों के लिए निकल गए। जितना हम जंगल के अंदर जाते गए उतना ही आसपास का अंधेरा गहरा होता गया। ऊंचे पेड़ों की वजह से जगह जगह चांदनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। हवा में लगातार झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी और कभी कभी दूर से किसी रात के पक्षी की आवाज़ सुनाई दी जाती थी। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद हम जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचे। वहाँ एक पुराना आधा टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ सालों से कोई गया नहीं हो। उस मंदिर के पीछे एक पुरानी सी झोपड़ी बनी हुई थी। नरेश अंकल हमें सीधा उस झोपड़ी की तरफ लेके गए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने हमसे ना तो कोई सवाल पूछा और न ही अपना परिचय दिया। नरेश अंकल ने उसे हमारे घर में पिछले कुछ महीनों में हुई सारी घटनाएं बता दी। बूढ़ा आदमी पूरी बात सुनता रहा। बीच बीच में उसकी आंखें कभी पापा पर टिक जाती तो कभी मुझ पर। जब बात खत्म हो गई तो वो कुछ देर तक तो चुपचाप बैठा रहा। फिर वो धीरे से उठकर मंदिर के सामने बने हुए हवन कुंड के सामने बैठ गया। उसने पास रखे एक लकड़ी के पुराने संदूक से कुछ सूखे फूल, काले तिल, हल्दी और कुछ जड़ों के टुकड़े निकाले। कुछ ही देर में हवन कुंड में आग जल उठी। वो बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए एक एक कर सारी सामग्री को आंख में झोंकता गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था,
लेकिन कुछ मिनटों बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आग से निकलते हुए उस धुएं की गंध धीरे धीरे बदल रही है। उसमें से उसी लोहे की और सड़न की बदबू आ रही थी, जैसे कि मेरे घर से कई महीनों से आ रही हो। मैंने देखा कि नरेश अंकल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया था। पापा भी सीधा बैठे हुए थे। वो बूढ़ा आदमी काफ़ी देर तक जलती हुई आग को देखता रहा। फिर उसने धीरे से नाक की तरफ सर हिलाया। चेड़ी पे। क्या क्या कहा आपने? चेड़ी पे। ये नाम मैं पहली बार सुन रहा था। पापा और नरेश अंकल दोनों चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, गोदावरी के आसपास के इलाकों में इसके बारे में बहुत पुरानी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। चेड़ी पे कोई आम आत्मा नहीं होती, ये जीवन और मृत्यु के बीच की चीज़ है। ये कहकर उन्होंने हवन में एक और मुट्ठी सामग्री डाल दी। हर 2 या 3 साल में ये किसी घर को चुनती है। अक्सर ऐसा घर जहाँ गहरा अकेलापन हो, जहाँ किसी की कमी हो, जहाँ लोग किसी सहारे की तलाश में हो। पापा का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगा। बूढ़ा आदमी बोलता गया, पहले ये तुम्हारा भरोसा जीतती है, फिर धीरे धीरे घर का हिस्सा बन जाती है, और फिर वो घर के लोगों की जीवन शक्ति चुराना शुरू कर देती है। जब तक वो उस घर के सारे लोगों को ख़त्म ना कर दे, वो उस घर को नहीं छोड़ती। तो पापा ने धीमी आवाज़ में पूछना चाहा, तो माधवी? बूढ़े आदमी ने तुरंत बात काट दी। माधवी कभी थी ही नहीं। जो तुमने देखा था वो बस उसका एक रूप था। कुछ देर तक सब चुप रहे, सिर्फ आग जलने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, वो अभी गई नहीं है, वो वापस आएगी। इस बार उसकी आवाज़ में कुछ ज़्यादा सख्ती थी। इसीलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। उस बूढ़े ने कुछ सामग्रियों का नाम बताया जो अनुष्ठान के लिए ज़रूरी था। फिर उसने पापा और नरेश अंकल की तरफ देखते हुए कहा, ये अनुष्ठान उसे बाहर खींच ले आएगा। जब वो बाहर आए तो उसे रोकना तुम्हारा काम है। नरेश अंकल ने उस बूढ़े के पैर छुए और हम तीनों वापस घर की तरफ निकल गए। जंगल से लौटते वक्त पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं पापा और नरेश अंकल को पहली बार डरा हुआ देख रहा था। हम सब के मन में शायद एक ही सवाल चल रहा था, जब चेड़े पे वापस आए तो हम उसे रोकें कैसे? अगली सुबह पापा और नरेश अंकल ने तांत्रिक की दी हुई सामग्रियों की तैयारी करना शुरू कर दी। पूरे दिन दोनों काम में लगे रहे। शाम तक उन दोनों को एक बात समझ आ गई थी कि अनुष्ठान चेड़पी को घर तक तो ले आएगा, और जब वो आ जाए तो हम सबको उसका सामना करना पड़ेगा। उस शाम को बैठे बैठे आंगन में पापा ने नरेश अंकल की तरफ देखा और कहा, हमें सूर्यम को बुलाना होगा। नरेश अंकल की आंखों में तुरंत चमक आ गई। सूर्यम अंकल उनके बड़े भाई थे, जो कि फौज से रिटायर हो चुके थे। गांव में कई लोग उन्हें जिद्दी और कठोर स्वभाव का मानते थे। मुश्किल हालातों में घबराना शायद उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। और 2 दिन बाद वो हमारे घर पर आ चुके थे। पापा और नरेश अंकल ने उन्हें पूरी बात बताई। पूरे वक्त सूर्यम अंकल बस चुपचाप सुनते रहे। कहानी खत्म होने के बाद वो घर के बाहर निकले और आसपास की जमीन देखने लगे। कभी आंगन, कभी बाउंड्री, कभी घर के पीछे का जंगल। लगभग आधे घंटे के बाद वो घर के अंदर आए और बोले, अगर हमें उस चेड़पी को पकड़ना है तो हमें तैयारी करनी होगी। फौज में होने की वजह से सूर्यम अंकल को ट्रैप सेट करना अच्छे से आता था। उन्होंने घर के आसपास कई गहरे गड्ढे खोद दिए। उन्होंने खिड़कियों को मजबूत किया और उन गड्ढों को पौधों और पत्तों से ढक दिया। तांत्रिक ने हमें कहा था कि पूर्णिमा की रात को ये अनुष्ठान करना होगा, और पूर्णिमा की रात आखिर आ ही गई, जिसका डर हम सबको पिछले कई दिनों से था। तांत्रिक सूरज ढलने से पहले ही हमारे घर पहुंच गया था, ताकि वो इस अनुष्ठान की तैयारी पहले से ही शुरू कर दे। घर के आंगन के बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया गया था, ताकि आंगन में कहीं अंधेरा ना हो। हमने जगह जगह तेल के दिए जला दिए थे। इसके साथ साथ घर के पिछले हिस्से में सूर्य मंगल के बनाए हुए गड्ढे किसी शिकार का इंतजार कर रहे थे। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे मेरा डर बढ़ता जा रहा था। तांत्रिक हवन कुंड के सीधा सामने बैठकर लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। हवन की आग कभी बिल्कुल तेज हो जाती तो कभी बिल्कुल धीमी पड़ जाती। शुरू के कई घंटे बिना किसी अजीब घटना के आराम से गुजर गए, लेकिन आधी रात के बाद माहौल कुछ बदल गया। सन्नाटे को चीरते हुए मुझे वो खौफनाक हंसी सुनाई दी, जिसे सुनकर मैंने अपनी कई रातों की नींद खोई थी। वो हंसी घर के पीछे वाले जंगल के हिस्से से आ रही थी, जिसे सुनकर सूर्यम अंकल तुरंत उठ खड़े हुए। लेकिन तांत्रिक ने बिना मंत्र रोके अपना हाथ उठाकर उन्हें अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया और इशारा किया कि कोई भी घर से बाहर ना जाए। वो हंसी कुछ पल के लिए बिल्कुल बंद हो गई, पर अगले ही पल छत की तरफ से वो हंसी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर कोई बैठा मिट्टी की टाइल्स पर हमें देखते हुए हंस रहा था। मैंने डर के मारे छत की तरफ देखा, लेकिन वहां मुझे घने अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। फिर वही हंसी आंगन के दूसरे कोने से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा पूरा घर उसकी शैतानी हंसी की गिरफ्त में आ चुका हो। इस बीच तांत्रिक बिना रुके लगातार मंत्र पढ़ता रहा। रात के लगभग 3 बजे
हमें पहली बार उस हंसी के बीच एक साफ आवाज सुनाई दी, श्रीनिवास। इस आवाज की गूंजते ही पूरे आंगन में एक अजीब सी ठंड फैल गई। वो बिल्कुल माधवी की ही आवाज थी, जिसे सुनकर पापा का चेहरा बिल्कुल डर के मारे सफेद पड़ गया था। कुछ सेकंड के बाद वो आवाज दोबारा सुनाई दी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा साफ और दर्दनाक लग रही थी। श्रीनिवास, मुझे अंदर आने दो। तांत्रिक ने सख्ती से इशारा करते हुए मना किया कि कोई उस आवाज का जवाब नहीं देगा। कुछ देर के लिए बाहर एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक से बाहर से किसी की रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में बैठे कोई बिलक बिलक कर रो रहा हो। मैं और पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अचानक वो रोने की आवाज रुक गई। तभी अचानक घर के पिछले हिस्से से एक बेहद भयानक और दर्दनाक चीख सुनाई दी और उसके ठीक बाद किसी के जोर से गिरने की आवाज आई। सूर्यमंगल तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, लगता है वो गड्ढे में गिर गई है। मैं इस कामयाबी की खुशी में उछलने ही वाला था कि तांत्रिक ने जोर से हमें टोका, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज निकलने से पहले कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सूर्यमंगल हैरान थे, लेकिन अब तो वो गड्ढे में फंस चुकी है, अब बाहर जाने में क्या तकलीफ है। तांत्रिक ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और कहा, इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये रात का वक्त है और वो जख्मी है। जख्मी होने पर वो किसी पर भी हमला कर सकती है, लेकिन सूरज निकलने के बाद उसकी ताकत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। इसलिए बाकी की रात हम दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठे रहे और रात भर हमें चिड़पी की अजीबोगरीब आवाज़ें आती रही। कभी वो रोती, कभी हंसती, तो कभी माधवी की पुरानी आवाज़ में पापा को बुलाती। वो खौफनाक रात जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हमारी ज़िंदगी का सूरज कभी निकलेगा ही नहीं। लेकिन आखिरकार काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आसमान का अंधेरा हल्का नीला होने लगा और पेड़ों के पीछे से सुबह की पहली रोशनी दिखाई देने लगी। सूरज की रोशनी देखते ही तांत्रिक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इस बार उसने हमें बाहर जाने से नहीं रोका। हम सब सावधानी से घर के पीछे की तरफ जाने लगे। मैंने दूर से गड्ढे की तरफ झांकने की कोशिश की। नीचे जो चीज़ गड्ढे में गिरी हुई थी उसे देखकर मेरे पैर वहीं जम गए। वो माधवी ही थी, पर माधवी नहीं भी थी। पहली बार मुझे नज़र आया कि हम इतने महीनों से जिस औरत के साथ रह रहे थे वो असल में क्या है। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे नज़र आ रहे थे, उसके 2 दांत इतने नुकीले थे और उसके चेहरे पे वो अजीब सी मुस्कान। वो इतनी डरावनी नज़र आ रही थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते माधवी का शरीर राख में बदलना शुरू हो गया। वो हवा में घुलता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था और कुछ ही सेकंड बाद वो गड्ढा बिल्कुल खाली था। ना वहाँ माधवी थी, ना ही उसका साया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना बंद किया और धीरे से कहा, अब वो जा चुकी है। वो चीज़ जिसने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल नरक बना दिया था, अब कुछ ही पलों में उसका नाम और निशान नहीं बचा था। उस दिन के बाद धीरे धीरे हमारे घर अब सब कुछ ठीक होने लगा। पापा बिल्कुल पहले की तरह खेतों के काम में लग गए और हमारे घर फिर से शांति लौट आई। माधवी का नाम हमारे घर में फिर किसी ने नहीं लिया। आज इस बात को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं गोदावरी के किनारे खड़ा होकर मारेडोमिल्ली के जंगलों की तरफ देखता हूँ तो एक बात ज़रूर सोचता हूँ कि अगर उस रात नरेश अंकल हमें उस तांत्रिक तक नहीं ले गए होते तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा भी नहीं होता। तो बस ये थी आज की कहानी। आई होप कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बताऊं तो मुझे नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए और हमेशा की तरह मैं चाहूँगी कि आप मुझे कॉमेंट में बताते रहें कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको जवाब दे सकूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले थर्सडे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।